हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति दी इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर। जैसे कि मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहता हूं, मैंने सोचा आज ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करूं कि जब मैं नया आया था कनाडा में तो मुझे कई चीज़ों की बड़ी हैरानी हुई थी। कुछ अच्छी थी, कुछ खुशी देने वाली थी, कुछ हैरान करने वाली थी। तो उस तरह की चीज़ें, पहली अच्छी चीज़ जो मुझे लगी थी और मैं बड़ा हैरान हुआ था वो था ये शुद्ध वातावरण। कि जैसे ये नीला आसमान है, बादल है, हरियाली है, और इन चीज़ों के लिए मैं तरस गया था इंडिया में कि भाई इतनी अब काफ़ी पोल्यूशन था वहाँ पर और काफ़ी चीज़ें अजीब लगती थी। सो ये एक चीज़ थी जिसने मुझे सबसे पहले बड़ा खुशी वाली हैरानी दी थी कि यार बड़ा अच्छा शुद्ध वातावरण है। हैरानी हुई थी मेरे को जब मैं अपने दोस्त के घर में आके रहा कुछ टाइम कनाडा में। तो प्लेन से जब उतरा तो नोकिया के फ़ोन होते थे और पहली चीज़ मैंने अपना क्या कहते हैं चार्जिंग पे लगाया फ़ोन और मैंने कहा इसका स्विच कहाँ है। तो मेरा दोस्त हंसने लगा और मुझे कहता है कि यार यहाँ पे स्विच नहीं होते, यहाँ पे सीधा आप प्लग लगाते हो और फ़ोन चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली आपको स्विच ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता जब अपने फ़ोन चार्ज के लिए प्लग लगाना होता है। और दूसरी हैरानी थी मेरे लिए कि जो यहाँ पे स्विचेस हैं वो इंडिया में नीचे को ऑन होता है, यहाँ पे ऊपर को ऑन होता है, नीचे को ऑफ होता है, लाइट्स के लिए, फैंस के लिए, इन चीज़ों के लिए। उसके बाद मुझे हैरानी हुई थी कि मैं अपने कुछ कागज़ सबमिट करना चाहता था बिकॉज़ मैं नया आया था कनाडा में। तो मेरे दोस्त ने कहा कि अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो लाइब्रेरी चले जाओ, वहाँ पे हेल्प सेंटर्स होते हैं और वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, कोई कागज़ प्रिंट करने हो। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार लाइब्रेरी में। एंड ये मैंने एक चीज़ और देखी कि जब मैंने प्रोविंस चेंज किया कुछ सालों के बाद, तो मैंने देखा कि ये लगभग हेल्प सेंटर हर सिटी में होते हैं। तो उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, बट वेयर एज़ कहीं न कहीं लोकेशंस होती हैं टू हेल्प अदर न्यू कमर्स। इसके नोट के ऊपर एक और चीज़ कहूँगा, मेरे को हैरानी हुई थी जब मैंने लाइब्रेरी में देखा तो वहाँ पर किताबें भी थी, वहाँ पर डीवीडीज़ भी थी, वहाँ पे कुछ आर्टिकल्स भी थे। और मैंने कहा यार ये यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ देखी है कि भी इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। और हैरानी इसलिए हुई कि अब इंडिया में लाइब्रेरीज़ काफ़ी कम हो गई हैं। आई थिंक गवर्नमेंट को, इंडिया की गवर्नमेंट को इसके ऊपर दोबारा से इन्वेस्ट करना चाहिए और अच्छी से अच्छी लाइब्रेरीज़ बनानी चाहिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो लोग आगे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ रिसोर्सेज ढूँढना चाहते हैं, लाइब्रेरी उनका एक अच्छा पॉइंट बन सके, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो और नॉलेज हो। उसके बाद मेरे लिए एक नई हैरानी वाली चीज़ थी कि मैंने देखा यहाँ पर गार्बेज के अलग-अलग बैग्स बने हुए थे, कलर वाले बैग्स थे। तो मैंने दोस्त से पूछा कि यार ये क्या है? तो उसने बताया कि यहाँ पे आपको गार्बेज जो होता है वो सारा एक साथ नहीं जाता है। आपकी जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं या कार्डबोर्ड की चीज़ें हैं, गत्ते वाली चीज़ें हैं, वो सारी प्लास्टिक की एक तरफ जाती हैं रिसाइक्लिंग में और दूसरा जाता था गार्बेज और तीसरा जाता था ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ये मेरे लिए बड़ी नई चीज़ थी कि यार यहाँ पे इन्होंने पहले ही सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि जहाँ पर आपका गार्बेज जो है वो सेग्रीगेट होके जाए, उसकी रिसाइक्लिंग हो सके और एनवायरनमेंट को खतरा ना हो। और उसी चीज़ से मेरे को हैरानी एक और मिली उसके घर पे रहते हुए। वहाँ उसके कुछ पेंट के डब्बे थे तो उसने कहा कि चलो फेंक के आते हैं। तो मैंने कहा यार ये क्या है? तो उसने बताया कि यहाँ पे इको स्टेशंस होते हैं जहाँ पर आपकी यूज्ड ट्यूबलाइट्स, पुरानी ख़राब ट्यूबलाइट्स हैं, पेंट के डब्बे हैं, कुछ इस तरह का सामान हो, बैटरीज़ हों या आपका पुराना टीवी ख़राब है, तो वो चीज़ें इको स्टेशन में जाती हैं। फिर वहाँ से वो प्रॉपरली रिसाइकिल होती हैं ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे। और ये मेरे लिए बड़ी हैरानी वाली बात थी कि ये कंट्रीज़ इन चीज़ों में काफ़ी आगे हैं। एक और चीज़ बताते हुए मेरे को हँसी आ रही है क्योंकि मेरे लिए बड़ी नई थी जब मैं आया था। यहाँ पर मैंने देखा कि एक दिन किसी के घर के आगे कोई सोफ़ा पड़ा है पुराना, किसी के घर के आगे टेबल पड़ा था पुराना। तो तब मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्यों रखा हुआ है। फिर बाद में पता लगा कि यहाँ पे जब लोग अपना फर्नीचर वगैरह चेंज करते हैं, तो उस टाइम वो लोग अपने पुराने फर्नीचर को घर के बाहर रख देते थे और यूजुअली डिस्पोज़ल वाले या कोई नीडी लोग उठा के उसको ले जाते थे। तो इस तरह के लिए मेरे लिए बड़ी नई चीज़ थी। दोस्तों उसके बाद मेरे लिए हैरानी वाली चीज़ ये थी क्योंकि नई-नई नौकरी मिली, तो नौकरी के लिए बस में जाना पड़ता था क्योंकि पैसे इतने थे नहीं कार खरीदने के। और जब मैं नई-नई नौकरी मिली, बस में जाता था तो पहले मेरे को समझ नहीं आया मैं कैश लेके ड्राइवर को दूँ। ड्राइवर मुझे कहे कि मैं कैश नहीं लेता। और फिर मेरे को ड्राइवर से पता लगा कि यहाँ पर कार्ड बनाना पड़ता है जिसको प्रेस्टो कार्ड कहते हैं ओंटारियो में।
ब्रिटिश कोलंबिया में कंपास कार्ड कहते हैं, यहाँ पे एडमंटन में आर्क कार्ड कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने पैसे भरवाते हो और वो बस के अंदर मशीन लगी होती है, उसमें आप टैप करते हो, तब आपका वो फेयर वहाँ से डिडक्ट हो जाता है और आप जाते हो। बस में ही एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी, इनकी ना वो येलो कलर की केबल्स लगी होती हैं खिड़कियों के पास, या वहाँ पर पैचेस बने होते हैं, उसको आप टच करते हो तो घंटी बजती है और ड्राइवर को पता लग जाता है कि कोई आदमी उतरना चाहता है बस से, तो वो अगले वाले स्टॉप के ऊपर आपको उतार देता है। एक और हैरानी की बात थी बसेस में कि यहाँ पे डायरेक्शंस के हिसाब से बस थी। तो जैसे मतलब मान लो 1 नंबर बस थी तो वो ईस्ट बाउंड चलती थी और वही 1 नंबर वेस्ट बाउंड चलती थी। तो पहले समझ नहीं आता था कि ये कौन सी बस पकड़नी है, भाई 1 नंबर बताई थी मेरे को। तो फिर पूछना पड़ता था कि भाई ड्राइवर से कि भाई मैंने यहाँ जाना है, तो वो कहता था वेस्ट बाउंड पकड़ लो या ईस्ट बाउंड पकड़ लो, ऐसा कुछ मेरे लिए बड़ा नया था। उसके बाद एक और बड़ी हैरानी वाली चीज़ थी कि भी हमने किराए पे क्या कहते हैं पहला अपार्टमेंट लिया, तो पता नहीं था कि वहाँ पे क्या सिस्टम कैसे हैं। मैंने जी जैसे ही चाय बनाई तो वहाँ पे स्मोक अलार्म बज गया, टी 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 टी। मैं घबरा गया, मैंने कहा ये क्या हुआ। और फिर क्या कहते हैं एक पड़ोसी था वो आया, उसने बताया, कहता आप कुछ बना रहे हो क्या। मैंने कहा चाय बनाई थी यार, स्मोक अलार्म बज गया। तो उसने बताया कि यहाँ पे स्मोक अलार्म लगे होते हैं और कई बार अगर वो डिटेक्ट कर ले तो वो बज जाता है। उसके बाद मेरे को एक नई चीज़ सीखने को मिली कि जब स्मोक अलार्म बजा तो जो पड़ोसी था उसने मेरे को दिखाया, तौलिया पकड़ के उसने थोड़ा सा स्मोक अलार्म के पास पास हिलाया तो स्मोक अलार्म चुप हो गया। फिर मुझे पता लगा कि अगर ऐसे डिटेक्ट कर रहा है तो आप तौलिए से हिलाओ तो कई बार वो हट भी जाता है और बंद हो जाता है, एज लॉन्ग एज स्मोक इन्वॉल्व ना हो। एक और हैरानी की बात मेरे लिए ये थी कि इंडिया से आए थे, यहाँ पे इतना ज़्यादा पता था नहीं, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, गूगल कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। तो जब स्कूल गया मैं, वहाँ मेरे को पता लगा कि यहाँ पे यूजुअली बॉयज़ जो होते हैं वो ब्लैक ब्लू ग्रीन कुछ ऐसे कलर के कपड़े पहनते होते हैं मेजॉरिटी, और लड़कियां जो हैं वो पिंक पर्पल कुछ उस तरह के पहनती हैं। तो मेरे लिए हैरानी थी क्योंकि उस टाइम जब मैं आया था तो इंडिया में कोई इतना ज़्यादा ब्लू पिंक ग्रीन का चक्कर नहीं था। उसके अलावा एक और चीज़ ने मुझे हैरान किया, क्योंकि मैं यहाँ पे पूछ रहा था यहाँ पे अच्छा स्कूल कौन सा है, तो मेरे को ये पता लगा कि यहाँ पे अच्छा स्कूल इंडिया की तरह प्राइवेट स्कूल नहीं देखना होता। यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स हुए और कैथलिक स्कूल्स हुए, वो यूजुअली 2 तरह के स्कूल्स होते हैं और प्राइवेट स्कूल्स काफ़ी कम हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स कम हैं क्योंकि यहाँ पे पहले ही पब्लिक स्कूल्स में और कैथोलिक स्कूल्स में एजुकेशन का लेवल पहले ही बहुत अच्छा होता है और वहाँ पर बच्चों को पहले ही अच्छी एजुकेशन मिल रही होती है। अब स्कूल में गया था बच्चे का दाखिला कराने, तो मेरे को हैरानी हुई कि जब मैंने उनसे पूछा बता दो कौन सी बुक्स खरीदनी है, तो वो कहते कि आपको कुछ नहीं खरीदना जी, बुक्स यहीं पे मिलेंगी। एंड मैं बड़ा हैरान परेशान कि भाई बुक्स यहीं मिलेंगी। तो वो कहते कि आपके बच्चे को बुक्स यहीं पे मिलेंगी, आपने सिर्फ बच्चा लेकर आना है और यहाँ पे छोड़ना है और पिकअप करना है, दैट्स इट। मेरे लिए बड़ी खुशी वाली हैरानी थी कि यार यहाँ पे ना आपके बच्चे को पहले ही एजुकेशन के लिए क्या चाहिए उसको मतलब वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ना कि मतलब ना इसको बिजनेस बनाया हुआ जैसे हमारे इंडिया में होता है कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाला, उसकी बुक्स ली और उसके होमवर्क्स आते हैं। होमवर्क के नाम पे मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने पूछा था होमवर्क मिला है कोई, तो वो कहता नहीं मिला। उसने फिर दूसरे दिन कहा मेरे को नहीं कोई होमवर्क मिला। तो मैं हैरान, मैं टीचर के पास गया थर्ड डे, मैंने पूछा मैं इसको होमवर्क नहीं मिला, तो वो कहते हैं यहाँ पे होमवर्क होता ही नहीं है 4th-5th क्लास तक। तो मेरे लिए बड़ी हैरानी थी कि ये बच्चे सब यहाँ पे बस जाते हैं, खेलते हैं और खेल खेल में लर्न करते हैं। और मेरे को नई चीज़ पता ये लगी कि यहाँ पे जो प्रॉपर एग्जाम्स होते हैं, जैसे फाइनल एग्जाम्स हो गए, हाफ ईयरली हो गए जो हमारे टाइम में होते थे, वो यहाँ पे जाके लगभग 9th या 10th क्लास में शुरू होते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर एग्ज़ाम देना होता है और उसके बाद में फिर चीज़ें होती हैं। उससे पहले तो बच्चे ऐश ही कर रहे होते हैं, खेलते खेलते ही सारी चीज़ें सीखते हैं। अब जब बच्चे का दाखिला हो गया था तो उसके बाद में जैसे कहते हैं मैं सिटी एक्सप्लोर कर रहा था, चीज़ें ढूंढ रहा था, तो पता नहीं मैं किसको मिला और मतलब कोई अनजान आदमी था, उसने मेरे से बताया कि अगर आपको सामान खरीदना है, और मैं सिर्फ कपड़ों की बात कर रहा था, उसको लगा शायद बेचारा नया है, बेहद गरीब होगा, तो उसने मुझे थ्रिफ्ट स्टोर बताया कि आप थ्रिफ्ट स्टोर पे चले जाओ, वहाँ पर आपको पुराने कपड़े और पुराने कप्स और पुरानी चप्पलें मिल जाएंगी। मेरे को इतनी हंसी आई कि यहाँ पे ऐसे स्टोर भी हैं, क्योंकि इंडिया में कभी देखे ही नहीं थे ऐसे। तो मेरे लिए बड़ी हंसी की बात थी, मैंने उस अनजान आदमी को कहा कि मैं कहा नहीं यार मैं नए कपड़े और चीज़ें ढूंढ रहा हूँ। एंड मेरे लिए बड़ी फ़नी चीज़ थी कि भाई यहाँ पे थ्रिफ्ट स्टोर्स होते हैं और कई लोग सेकंड हैंड कपड़े, चप्पलें, कप्स और कोई और चीज़ें हों तो वो उनको वहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद मेरे लिए हैरानी थी कि भी मैं कोई सामान खरीदने गया था, तो
एक जगह मेरे को महंगा लगे सामान, एक जगह दूसरा रेट मिले। तो वो पेट्रोल पंप था, मैंने उसको पूछा कि मैंने कहा यार ये यहाँ पे महंगा है, दूसरी जगह सस्ता है। तो अपना इंडियन भाई था, उसने मुझे बताया, कहता कि यार यहाँ पे ना कोई एमआरपी नहीं होती जैसे इंडिया में होती है। यहाँ पे कोई बिजनेस, मान लो कोई चीज़ $5 की बेच रहा है तो दूसरा बिजनेस जो है हो सकता है वो $6 की, और तीसरा बिजनेस होता है $60 की बेच रहा हो। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानी थी। कनाडा में लगभग हर आदमी के पास में फैमिली डॉक्टर होता है। तो जब मैं फैमिली डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मेरी वैक्सीनेशन भी फ्री थी, उसके अलावा उन्होंने बताया कि कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं है। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी वाली, हैरानी वाली चीज़ें थी कि भी यहाँ पे जब मैं आया था तो हेल्थ केयर आज के मुकाबले काफ़ी बेटर था। वेट टाइम्स बहुत कम थे, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होती थी तो 1-2 दिन में आपको मिल जाती थी, या आपका अगर बच्चा बीमार है तो आप सेम डे भी डॉक्टर को दिखा लेते थे। तो मतलब वो बेनिफिट्स मेरे को उस टाइम बहुत अच्छे लगे थे। उन चीज़ों को मैं कभी कभी थोड़ा सा मिस करता हूँ हेल्थ केयर में, कि भी आजकल डॉक्टर की अगर अपॉइंटमेंट लेनी हो तो कम से कम हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाते हैं। मुझे हंसी भी बड़ी आए, मैंने मम्मी को फ़ोन करके बताया कि भाई अभी तक तो हम पिक्चरों में देखते थे कि जो पिक्चरों में दिखाते थे बड़े अमीर फैमिली है, रईस फैमिली है, उनके फैमिली डॉक्टर्स हैं। तो मैं मम्मी से हंस रहा था कि भी देखो यहाँ पे हमने फैमिली डॉक्टर बना लिया है ना, मेरे को भी थोड़ी थोड़ी अमीरों वाली फीलिंग आ रही है। एक और हैरानी करने वाली चीज़ थी मेरे लिए कि जब सर्दियाँ आई तो पहले तो टेम्परेचर -4-5 डिग्री था, लेकिन फिर जब सर्दी बढ़ी तो -15, -20, -25 हो गया। और मैं सोचूं यार यहाँ छुट्टियां कब होंगी स्कूल के बच्चे की। तो मैं एक दिन टीचर के पास गया, मैंने कहा यार मेरा बच्चा अभी स्कूल की छुट्टियां कब पढ़नी है, क्योंकि दिसंबर जनवरी का सीज़न था। वो कहते हैं ये तो जो 10 दिन की छुट्टियां होनी है वही होनी है, बाकी सारा टाइम तो यहाँ पे स्कूल लगते रहते हैं। मैंने कहा -30 में भी? कहते हैं हाँ, कहते हैं यहाँ तो सारा साल स्कूल लगते रहते हैं, इंडिया की तरह नहीं है कि भाई गर्मी हुई तो जी स्कूल बंद हो गए, सर्दी हुई तो स्कूल बंद हो गए। मुझे बड़ी हैरानी थी कि भाई यहाँ पे मतलब चाहे -25 है, -30 है, भाई काम पे जाना तो काम पे भी जाना पड़ेगा। कोई आपका बहाना नहीं चलेगा कि भाई आज जी सर्दी बड़ी थी मैं आ नहीं सकता, और बच्चा ये नहीं कहेगा जी मैं स्कूल नहीं जा रहा, बल्कि ये सारे सीज़न में पढ़ाई और काम चलता ही रहता है। ये तो थी वो चीज़ें जिन्होंने मुझे हैरान किया। अगर आपकी कुछ डिफरेंट हैं जिससे आप हैरान हुए हो और कनाडा में आके आपने कुछ नया देखा हो या आपको अजीब लगा हो, तो ज़रूर खुशी से शेयर कीजिए। एंड मुझे बड़ी खुशी होगी आप लोगों के कमेंट्स देख के। फिर मिलूंगा किसी अच्छे टॉपिक पे, तब तक के लिए मेरी ओर से बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हैव अ लवली डे अहेड।